अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सीधी बात ओनली ऑन कैपिटल टीवी। मैं हूं बीनर सलीम और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है रजा रूमी। लेकिन एक बहुत स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, मोहित पीरजादा साहब। किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। डॉक्टर मोहित पीरजादा एक्सप्रेस न्यूज़ पर आजकल प्रोग्राम कर रहे हैं सियासत और कानून के नाम से। आपको सबसे पहले मोहित साहब, आई वेलकम यू टू। थैंक यू सो मच। बुलाने का मकसद मोहित साहब को क्या था? भाई डेफिनेटली डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब बहुत गहरी निगाह रखते हैं करंट इश्यूज़ पर, और इसके अलावा हिस्ट्री के ऊपर भी उनकी बहुत गहरी निगाह है। आजकल एक लंबी चौड़ी बहस चली हुई है परवेज़ मुशर्रफ के गद्दारी के मुकदमे को लेकर के कि वो आया पेश होंगे नहीं होंगे। पुराने वक्तों के साथी भी मैदान में उतरे हैं परवेज़ मुशर्रफ साहब को सपोर्ट करने के लिए, और एक लंबी चौड़ी बहस निकली हुई है कि परवेज़ मुशर्रफ के केस का क्या होगा, क्या होना चाहिए। और इसी के ऊपर इन डेप्थ सवालों का जवाब देने के लिए हमने एक सेकंड ओपिनियन के तौर पर हमारे सीनियर, हमारी रहनुमाई के लिए बुलाया है डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को। उनकी मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। रजा, आपसे स्टार्ट आज नहीं करूंगी, आज मैं मोहित साहब से। बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। मोहित साहब, लंबी चौड़ी बहस है, थोड़े से मेरे सवालों को बर्दाश्त भी कर लीजिएगा अगर मेरे नन्हे सवाल आपको बहुत ही सतही लगे। लेकिन क्या करूं, मैं आवाम की नुमाइंदगी करूंगी और रजा आपसे हार्डकोर क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि वो हिस्ट्री को सही तरह से बता सके। ऐसा तासुर है एक लोगों के बीच में कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब हैं, ये जो ट्रायल चल रहा है, या शायद जो सेमी ट्रायल है क्योंकि अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं, मुशर्रफ साहब को पनिश करने के लिए है या फिर आर्मी को एक मैसेज देने के लिए है या आर्मी को पनिश करने के लिए है? क्या ऐसा कुछ है, ऐसा तासुर है? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि गवर्नमेंट का कहना तो मसलसल ये है कि जी हम तो सिर्फ आर्मी का ट्रायल नहीं कर रहे, इसका आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है, अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं, हम तो एक शख्स का, एक फ़र्द का और जनरल मुशर्रफ को उसकी गैर आइनी इक़दामात की सज़ा दे रहे हैं आर्टिकल 6 के तहत। लेकिन साथ ही साथ दबे अल्फाज में जो चीज़ टेलीविज़न कैमरा के सामने नहीं कही जाती वही कही जाती है कि एक दफ़ा ये प्रोसेस हो जाएगा तो फ्यूचर के जर्नलों को पता चल जाएगा, ताले आज़मा को एक दफ़ा सज़ा नहीं मिली, हमने इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं की, एक को टांगेंगे तो बाकी सारे जो हैं वो सीधे हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ये बड़ी मफरूज़ों पे मबनी है, ये बड़ा एक रॉन्ग असम्पशंस है और ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो है ये फैसला किया गया। आपको लग रहा है कि इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन की लड़ाई में इंस्टीट्यूशन की जीत होगी और इंडिविजुअल को शायद? देखिए, जीत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि ये केस जो है ये एक सियासी बुनियादों पे खड़ा किया गया है। सियासत जो है वो कानून के दायरे से बहुत बड़ी है, सियासत बहुत बड़ी है, कानून एक टूल है उसके अंदर जो एक रियासत के अंदर इस्तेमाल होता है, और ये एक सियासी मुकदमा है, ये एक सियासी केस है, ये एक सियासी सूरत हाल है और इसका सियासी हल निकलेगा। सियासी हल निकलेगा, ये बड़ी आपने $1 मिलियन ये स्टेटमेंट की है कि सियासी हल निकलेगा, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट से उसके अलावा मेरी फैसिनेशन बढ़ गई है। लेकिन एक और चीज़, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, सब जमहूरियत के लिए। नवाज शरीफ साहब का एकदम से प्यार फूटना शुरू हो गया जमहूरियत के लिए। जमहूरियत के लिए परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल या परवेज़ मुशर्रफ को सजा देना कितना ज़रूरी है? क्या फ़ायदा होगा इससे जमहूरियत से? मुझे ये क्लियर कर दीजिए। देखिए, जमहूरियत का तो खैर इससे कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है, जमहूरियत को भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। परवेज़ मुशर्रफ से ज़ाहिर है बहुत से लोग बदला लेना चाहते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही नहीं है जिनको उन्होंने दुख पहुंचाया। ये एक हकीकत है कि जनरल मुशर्रफ ने जब वो मुतलक़ल अनान थे 1999 के अक्टूबर से लेकर 2000 दिसंबर तक, नवाज शरीफ साहब को, उनके ख़ानदान को, उनके रफ़क़ाए कार को, उनके साथियों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया, ठीक है। और ना सिर्फ ये कि उन्हें ज़द्दोकूब किया गया, APCs में बैठाया गया, अटक के जेल में रखा गया, बड़े नामुसाइद हालात में उनको ट्रीट किया गया, हद तक आमेज़ तरीके से ट्रीट किया। सबसे बड़ी हद तक तो ये थी कि ट्वाइस इलेक्टेड, पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एक कॉमन क्रिमिनल के तौर पर, एक हाईजैकर की शक्ल में उसको प्रेजेंट किया गया। मसला वो भी सियासी था। वो जो केस हाईजैकिंग केस था जिसमें नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की सज़ा हुई, फिर हुकूमत ने कहा जी नहीं सज़ाए मौत होनी चाहिए, वो एक सियासी मुकदमा था, वो एक सियासी झगड़ा था अफवाज पाकिस्तान के दरमियान में और एक दूसरी बड़ी सियासी जमात के दरमियान में। एक पॉलिटिकल झगड़ा था और ये भी एक पॉलिटिकल मसला है। और उन्होंने उसका इन द एंड उसका हल क्या निकला? इन द एंड सऊदी इंटरवेंशन के नतीजे में उसका एक सियासी हल निकला। जब मियाँ साहब बाहर तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से लंदन वो तशरीफ़ लाए आहिस्ता आहिस्ता उनके ख़ानदान वाले, वो तमाम सियासी हल थे। लेकिन कानून को और अदालतों का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया और अभी भी एक गलत तरीके से कानून का और अदालत का इस्तेमाल किया जा रहा है एक सियासी सूरत हाल में। लेकिन मैं समझता हूँ अब चूँकि जमहूरियत है, बहुत जल्दी इसमें सेंस प्रिवेल करेगी और इसका एक पॉलिटिकल हल निकलेगा और इंच ब इंच, सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता एक सियासी हल की तरफ हम जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान की आर्मी बैरक्स में जा चुकी है और किस हद तक गई है और किस हद तक नहीं गई? क्योंकि ये सारा जो अभी हो रहा है इसकी मेरा व्यू ये है कि नहीं गई। मेरा व्यू ये कि पार्शली गई है। जनरल कियानी ने कुछ रिवर्सल्स किए, कुछ
تبدیلیاں کی بڑی معنی خیز قسم کی، مثلا وہ جو سول پوسٹ سے تھی ان کو ہٹا دیا فوجیوں کو سرونگ کو، تو وہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا کیونکہ آرمی کوڈ ہیو کنٹینیوڈ ہوتا رہا. اس کے ساتھ ہی رضا کے ساتھ ہی یہ ایک چیز بھی جوڑ لیجیے گا، ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ ابھی ہم بات کریں اور ابھی تک جو پکچر ہمارے سامنے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو نواز شریف صاحب ہیں ہمارے محترم پرائم منسٹر، اپیرنٹلی وہ اور جو راحیل شریف صاحب ہے، یہ اس وقت سیم پیج پر بھی لگ رہی ہے، تو اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے رضا کے سوال کو ایڈجسٹ کیجیے گا. کوسچن ہے لیکن اس کا میں پہلے آپ کو جواب دے دوں. میری جو اطلاعات ہیں کہ جنرل راحیل شریف نے اس ایشو کو کوئی پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھایا نہیں ہے اور اس کو کوئی بہت بڑا بون آف کنٹینشن نہیں بنایا. جو ریئیکشن آ رہے ہیں آرمی کے انسٹیٹیوشن کی طرف سے فیل ہو رہے ہیں یا ایکس آرمی آفیسرز کی طرف سے فیل ہو رہے ہیں، وہ یقیناً پرائم منسٹر کو تک ریئیکشن پہنچ رہے ہیں. لیکن غالباً راحیل شریف صاحب نے کوئی بہت پوائنٹڈ طریقے سے، جنرل راحیل شریف نے اس کو نہیں اٹھایا. اس کی وجہ بھی ہے وہ ایک نئے جنرل ہیں، وہ ابھی خود اسٹیبلش ہو رہے ہیں، ابھی اپنے انہوں نے کور کمانڈر تبدیل کیے ہیں. اگر کیانی صاحب ہوتے اور یہ معاملات اس طرح سے چلتے اور اتنا ایک اضطراب کی فیلنگ ہوتی پاکستان آرمی کے آفیسرز کے اندر، تو غالباً جنرل کیانی زیادہ ریئیکٹ کرتے، کیونکہ آرمی میں ناراضگی ہمیشہ رہی ہے کہ جنرل کیانی نے کمپرومائز کیا، بہت لیوریج دی، وہ کمزور رہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ بھی دیکھیے کہ جنرل کیانی کے جانے کا حکومت نے انتظار کیا، بالکل. جنرل کیانی ہیلم آف افیئرز میں 12 برس تک رہے، ڈی جی ایم او رہے، ڈی جی آئی ایس آئی رہے، 2 دفعہ ملٹری چیف رہے، تو 11-12 برس کا ان کا ایک ہولڈ تھا. وہ سسٹم کو سمجھتے تھے، وہ انٹرینچ تھے. حکومت کسی حد تک خائف رہی، جب تک وہ نہیں نکلے سین سے اس وقت تک حکومت نے اپنا ایک فارورڈ سٹیپ جو ہے وہ نہیں لیا. لیکن آپ کا جو کوسچن ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا آرمی بیرکس میں جا رہی ہے یا جا چکی ہے. میں سمجھتا ہوں آرمی کے اندر پاکستان آرمی کے بہت سے مسائل ہیں. پاکستان آرمی ایک پولیٹیکل پلیئر ہے، لیکن پاکستان آرمی کو آہستہ آہستہ 9/11 کے بعد یہ احساس ہوا کہ خطے کی اور دنیا کی صورتحال بدل چکی ہے. پاکستان آرمی کے لیے منور کرنے کے لیے اس خطے کے اندر اور پاکستان کے اندر اتنی سیاسی سپیس اب نہیں ہے جتنی کبھی پہلے رہی ہے. بالکل بالکل. پاکستان آرمی کی ہمیشہ ایک کارڈیل ریلیشن شپ رہا امریکہ کے ساتھ، افواج امریکہ کی ملٹری کے ساتھ، پینٹاگون کے ساتھ، جی ہاں، اور ان کی انٹیلیجنس کمیونٹی. بالکل ان کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. آج وہ ریلیشن شپ بہت مشکل میں ہے. ٹھیک ہے، بھارت کا اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی آرمی کو بہت زیادہ پریشر میں ڈالتا ہے. بالکل ڈالتا ہے. افغانستان سے وڈرال کی صورتحال میں ہندوستان وہاں جو کچھ پلے کرنا چاہ رہا ہے اس کی بھی بہت پریشانی ہے. بلوچستان میں ایک انسرجنسی کی کیفیت ہے، فاٹا میں انسرجنسی کی کیفیت ہے، سوات میں ایک انکمپلیٹ انسرجنسی کی کیفیت ہے، جہاں ابھی پرائم منسٹر تشریف لے گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک انٹونمنٹ بریگیڈ جو ہے اس کا آغاز انہوں نے کیا. تو ملٹری بڑی انڈر پریشر ہے. پاکستانی ملٹری خود اپنے فیصلے سے آہستہ آہستہ پاور سے وڈرا کر رہی ہے. 2008 کی یعنی حالات ایسے ترتیب ہو رہے ہیں خطے کے اور اندرونی کہ افواج پاکستان نے اپنی جو پوزیشن ہے اس کو ری ایڈجسٹ کیا ہے. اچھا، اب یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. مجھے آپ کو اسی انٹرسٹنگ پوائنٹ پہ ایک فل سٹاپ لگا دیجیے کیونکہ ایک بریک کی کال ہے. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ٹرسٹ می ویل بی اسٹارٹنگ فرام. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. ڈاکٹر معید صاحب ہمارے ساتھ بالکل یہاں پہ موجود ہے. کہیں نہیں جانے دیں گے ڈاکٹر صاحب کو جب تک آج مجھے ایٹ لیسٹ کلیئرٹی نہیں مل جاتی مشرف صاحب کے اس کیس کے اوپر. واپس آئیے. چلیے جی، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ایم ریئلی ہنگری آن دس ایشو. تو وہ جو انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ڈاکٹر صاحب ہمیں بتانے والے تھے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب اسٹارٹ کیجیے، جاری رکھیے. دیکھیے، جو آپ کا سوال تھا نا کہ آرمی تو وڈرا کر رہی ہے مسلسل خطے کی صورتحال کی وجہ سے، اپنی ایک کیلکولیشن کی وجہ سے. اندرونی جو حالات ہیں آرمی نے یہ کیلکولیشن بہت پہلے کرنی شروع کر دی ہے کہ ہیلم آف افیئرز پہ اس کا نظر آنا اس کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے، کارپوریٹ انٹرسٹ کے لیے، خطے کے انٹرسٹ کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ آرمی اپنے نیوکلیئر ایسٹس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے، اپنی پوزیشن کو رکھنا چاہتی ہے. یہ کمپرومائزز کر کے اس میں سے بچا کے پیچھے رہنا چاہتی ہے. یہ اس صورتحال میں ہی نہیں ہے 2005-6 کے بعد سے کہ یہ فرنٹ سے پاکستانی پولیٹکس کو لیڈ کر سکے. صحیح. 2008 جو 7 کی ٹرانزیشن ہے اس میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آرمی نے اور انٹیلیجنس نے جنرل مشرف کو کمزور کرنے میں لائرز کمپین کو انڈائریکٹلی سپورٹ کیا. جی بالکل ایک تھیوری ہے، باقاعدہ تھیوری ہے جناب. اور این آر او میں آرمی کی سپورٹ رہی ٹرانزیشن. بالکل رہی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جنرل کیانی بڑے سائلنٹ تھے، بہت کم بولتے تھے.
لیکن مارچ 2009 کی جو ریسٹوریشن ہے سپریم اس میں کورٹ کی، ایکٹیولی انہوں نے اس میں ایکٹیولی میڈیٹ کیا. اس حد تک ہے کہ بہت سے پنجاب کے سول سرونٹ یہ بتاتے ہیں کہ جب پی ایم ایل این نے لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تھا تو وہ غبارہ دوپہر کو 11-12 بجے ٹھس ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل وہ غبارہ ٹھس ہو گیا تھا، وہ چیز کہیں جا نہیں رہی تھی. سلمان تاثیر کی پولیس نے چیزوں کو مینیج کر لیا تھا. پھر پولیس کو کہیں سے اشارہ آیا ٹاپ لیول پہ کہ بیریکیڈز ہٹا لیے جائیں اور اس کو نواز شریف صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو کنوے کیا جائے کہ جی آپ مارچ کریں اور لانگ مارچ کریں. اور اس کے بعد جب پی ایم ایل این نے لانگ مارچ کیا تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے کیانی صاحب نے اعتزاز احسن صاحب کو کانٹیکٹ کیا گوجرانوالہ میں، بالکل یہاں حکومت پہ دباؤ ڈالا بالکل کہ جناب آپ ایکسیپٹ کریں. اور گیلانی صاحب نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سپریم کورٹ جو افتخار چودھری صاحب کی کورٹ تھی اس کو ڈوگر صاحب کی کورٹ کے اوپر سے انہوں نے ریسٹور کر دیا. بالکل. تو آپ کو تھرو آؤٹ ایک پیٹرن نظر آتا ہے جس میں آرمی نے سویلین پروسیس کو، ڈیموکریٹائزیشن کے پروسیس کو اور پاکستانی سیاست کی پلورالٹی کو سپورٹ کیا. وہ بھی کیا، مگر ساتھ میں انہوں نے دیکھیے انہوں نے تبدیلی بھی تو کی نا. انہوں نے ایک انٹرنل، کیونکہ جنرل مشرف کا جو ہے پھر وہ ایگزٹ فیسیلیٹیٹ ہوا نا، یہ جو لانگ مارچ ہوئی، ریسٹوریشن ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح سے حالات اب وہ جنرل مشرف کے قابو سے باہر نکل گئے. دیکھیے اب مشرف صاحب کی ہم بات کر رہے مشرف تھے، کے قابو سے کون باہر نکل گئے؟ دیکھیے جی حالات اس طرح سے قابو میں نکل گئے کہ لائرز موومنٹ نے ان کو ویکن کیا. بالکل صحیح. اور اس کے بعد وہ جو بحالی کی تحریک چلی پھر پوری، اور جو اس وقت تک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ لیکن جنرل مشرف تو فارغ ہو گئے. جی نہیں وہ فارغ ہو چکے تھے. نیئر امپیچمنٹ کی سچویشن میں آگے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کے ان کو فارغ کر دیتے جس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہونی چاہیے. صحیح. جنرل مشرف ذلیل ہو کے نکلتے، صدارت سے ہٹا دیے جاتے، امپیچ ہو جاتے. جب ان کو نظر آ گیا کہ امپیچمنٹ ہو جائے گی تو اگست سپتمبر 2009 جی وہ نکل گئے. بالکل. ذرا اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیے گا کہ بحث یہ بھی ہوتی ہے کہ 3 نومبر سے کیوں شروع کریں، ہم 12 اکتوبر سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے. 12 اکتوبر سے اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پروسیس ڈسرپٹ کیوں ہوتا ہے، ٹوٹ کیوں جاتا ہے، ڈیریل کیوں ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں ہمارے سامنے سارے کیریکٹر، ساری سیاسی جماعتیں، سارا میڈیا ہے. ہمیں پھر 12 اکتوبر 1999 سے شروع کرنا ہے. ہمیں تمام کور کمانڈرز کو ایک کمیشن کے سامنے لانا ہے. چلیں آپ کوئی، میں حد تک آمیز الفاظ اس لیے نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ بدلہ کی سنس کرتے ہیں کہ جی پتلونے اتار دیں، لٹکا دیں، کھونٹے پہ ٹانگ دیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ ہمارے ہاں وہ پروسیس جو تھا، ایک پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ نہ صرف یہ کہ ڈیریل ہوئی بلکہ اس کے ڈیریل ہونے پہ باقی ساری سیاسی جماعتوں نے تالی ماری، انہوں نے اس کو ویلکم کیا، لڈو بانٹے، اخبارات نے اداریے لکھے اور عدالتوں نے اور جج صاحبان نے ایک سے زیادہ دفعہ اس کو کنفرم کیا، اور سول سوسائٹی نے پورا ساتھ دیا. جنرل مشرف کیا، پاکستان کی تمام جو ہے اکثر و بیشتر این جی اوز، پاکستان کے ایون پروگریسو لبرل طبقہ، جب انہوں نے دیکھا کہ جنرل صاحب 2 کتوں کو لے کر اتا ترک بن کر پاکستان پر آ گئے ہیں، تو آپ یقین جانیے کہ 13 اکتوبر کے بعد ایسی ویو آف سپورٹ آئی. وہ پہلا سال وہ ان کا بہترین سال تھا، کیونکہ ایون بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھیں انہوں نے بھی باہر سے بڑے پازیٹیو سگنلز دیے. پہلے چند مہینے تو وہ کہتی ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں اور یہ تو جانا ہی تھا. اسلامسٹ نے بھی یہی ہر سب نے ویلکم کیا. جی وہ اس لیے کیا کیونکہ تب تک اس ٹائم پر یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ شاید مشرف صاحب ایک 9-10 سال کی حکمرانی نہیں کریں گے، اس کو سلطنت نہیں سمجھیں گے پاکستان. اس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن اس میں جو معمہ ہے، جو اس میں ناپسندیدہ چیز ہوئی ہے جس کو ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے، جیسے قانون کی نظر میں کہتے ہیں ایک ڈیجور گورنمنٹ کو، ایک قانونی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کو جب ڈیفیکٹو ایک نئی گورنمنٹ نے ایک رجیم میں ریپلیس کر دیا تو سول سوسائٹی نے، میڈیا نے، سیاسی جماعتوں نے اور لوگوں نے اور عدالتوں نے اس کو ویلکم کیا. یہ وہ چیز ہے جس کی ڈٹرمنیشن کے لیے ہمیں ایک کمیشن بٹھانا چاہیے تھا 1999 کا فیصلہ کرنے کے لیے، سزائیں دینے کے لیے نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو پریڈومیننٹ فیلنگ ہے، جو ارج ہے، وہ سزائیں دینے کی ہے. یعنی اس میں جنرل مشرف کے خلاف صرف کوئی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی ہی فیلنگز نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جی ان سے لال مسجد کا بدلہ لینا ہے، ان سے یہ بدلہ لینا ہے کہ انہوں نے 9/11 کے بعد امریکہ کا ساتھ کیوں دیا، انہوں نے پاکستان سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کے سی آئی اے کے حوالے گنٹانو بوئے میں یا جو افغانستان میں کیمپ ہے اس میں کیوں ڈالا، بیگرام ایئر بیس تک کیوں پہنچایا، انہوں نے ڈرون سٹرائکس کا کیوں آغاز ہونے دیا، انہوں نے پاکستان کی ایئر سپیس کیوں دی، انہوں نے پاکستان کے ایئر بیسز کیوں دیے. جی نہیں وہ مطلب یہ کہہ رہے کہ سارے کے سارے سوالات کمیشن بٹھا دیں. نہیں یہ بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پر جب وہ گئی اور مشرف صاحب جب آئے تو لوگوں نے اس لیے شاید اس کو ویلکم کیا کیونکہ اس ٹائم پر ڈیموکریسی، جمہوریت کمزور تھی، وہ پیچھے رہ گئی. بہت زیادہ کمزور. وہ بات پیچھے رہ گئی ہے.
जनरल मुशर्रफ को सज़ा देने में बात तो की जाती है 2007 3 नवंबर की, लेकिन जो जज्बात उसमें इन्वॉल्व हैं वो बड़ी मुख्तलिफ किस्म के हैं। लाल मस्जिद भी है, ड्रोन भी है, अमेरिका के साथ अलायंस भी है, लोगों को सारी चीज़ों का एक भी है, लिबरलिज्म भी है, वेस्टर्नाइजेशन भी है, ये सब चीज़ें। अच्छा चले डॉक्टर साहब, वो सब जज्बात हैं और इसीलिए इसके सियासी मैसेज इसका गलत आता है। देखें, हमने 9/11 के बाद अमेरिका के साथ जो हमें साथ चलना पड़ा वो हमें इसलिए भी चलना था, वो तो हमें चलना ही था, वो हमारी रियासत की मजबूरी थी। बिल्कुल, सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन आ चुका था, बिल्कुल, भारत समेत तमाम दुनिया जो है वो अमेरिका के साथ खड़ी थी। अगर हम अमेरिका का साथ ना देते, कोई भी होता पाकिस्तान में, मियां नवाज शरीफ होते या प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो होती या आसिफ अली जरदारी होते, सबको अमेरिका का साथ देना पड़ता, क्योंकि अगर हम साथ ना देते तो अमेरिका हमारे खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई कर सकता था, पता ना क्या करता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी साथ देने के बाद हमारे कौन से अमेरिका के साथ बहुत जबरदस्त किस्म के दोस्ताने चल रहे हैं। खैर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बिल्कुल हम गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। बहुत से सवाल आ गए हैं दिमाग में, देखते हैं क्या जवाब मिलता है। चलिए जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी चल रही है परवेज मुशर्रफ साहब के केस के ऊपर। क्या रुख इख्तियार करेगा ये केस, ये तो जानना बाकी है, वक्त भी हमें बहुत कुछ बताएगा। मैं अभी तक दो किस बात पे कायम हूँ, मोतबर जो सीनियर्स हैं मेरे इख्तलाफ कर सकते हैं कि उनका तैयारा तैयार है और वो किसी भी लम्हे फुर कर जाएंगे। पता तब चलेगा जैसे रेमंड डेविस का पता चला था, बॉर्डर क्रॉस कर गए और फिर पता चला, फिर ब्लेम गेम होगी, हम यहीं बैठ के शो करेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें करनी बाकी हैं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, आपके नॉलेज को हैट्स ऑफ, इट्स अ वंडरफुल प्लेयर टू हैव यू हियर। आपने मतलब बहुत सी अच्छी बातें की, लेकिन सवालात उभरे हैं। आप मुझे एक रीज़न बता दीजिए कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ हम ट्रायल या फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब को हम सज़ा क्यों ना दें। देखिए, ये तो सवाल शुरू में ही आपने पूछा ना कि हमने उसका जवाब यही था कि हमारा मकसद और गोल क्या है। क्या हम एक 70 साल के आदमी को जो बीमार भी है उसको हम टांगना चाह रहे हैं, उससे बदला लेना चाह रहे हैं, या फिर ये कि हम अफवाज पाकिस्तान को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो भी आदमी ताला आजमाई करेगा, एडवेंचरिज्म करेगा या इंटरवेंशन करेगा, उसको सज़ा मिलेगी और फ्यूचर क्रूज का रास्ता हमें। अगर इख्तिलाफ करना चाहूँ तो कर लूँ, मुझे बदला नहीं नजर आता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब बहुत भारी मैंडेट लेकर आए हैं। इतना भारी मैंडेट कि लोगों को खुद समझ नहीं आई कि कैसे इतने वोट पड़ गए और वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट उनकी हो गई। शेर जब निकलेगा, शेर जब धाड़ेगा, कौन रोकेगा शेर को धाड़ने से। अगर बदला होता तो क्या बदला इस तरह लिया जाता, काल कोठरी में बंद ना किया जाता उनको, अब तक पेशी ना होती, फैसले पे फैसला, तारीख पे तारीख ना आती, अब तक फैसला आ चुका होता। देखिए, उसका तो ये है कि पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब बदला लेना भी चाह रहे हैं, उसको बदला कहना भी नहीं चाह रहे, ठीक। और वो पेचीदगी इसकी वजह ये है कि जब उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन की तो जितना भी बैनुल-अक़वामी मीडिया था और जो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी थी उससे बात करते हुए, जैसे ABC का उनका इंटरव्यू है, गालिबन CNN का भी इंटरव्यू है, तो इलेक्शन कैंपेन और ट्रेल में उन्होंने 12 ये कहा कि मुझे अब किसी से बदला नहीं लेना है, हम बदला नहीं लेना चाहते हैं, हम इस सियासत से आगे जा चुके हैं। उन्होंने एक तरह से रीअश्योर किया पूरी दुनिया को कि और इसलिए नहीं है, और मैं एक माशी इनकलाब लाना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात पैदा करना चाहता हूँ, मैं एनर्जी के मसले को सॉल्व करना चाहता हूँ, सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। तो जब उनकी ये डिक्लेरेशन थी तो उसमें एक तजब्जुब की कैफियत रही है कि अब हम क्या करें। इसीलिए कुछ लोगों को ये शक है कि इफ्तिखार चौधरी साहब का रूट या रास्ता इख्तियार किया गया इस केस को इंस्टीट्यूट करने के लिए, और पहले और बहुत से केसेस लाए गए। अगर उन किसी केसेस में कोई सब्सटेंटिव चीज़ मिल जाती, लेकिन डॉक्टर साहब इसके कोई सबूत नहीं है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने कुछ प्रेशराइज किया हो या उनके बीच में कोई बात हुई हो, क्योंकि एक और चीज़ भी है, नहीं, इसका सबूत तो है ना। देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब ने हुकूमत पाकिस्तान को ये डायरेक्टिव भेजा, सबूत की क्या ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक हुकूमत पाकिस्तान को डायरेक्टिव भेजा, जो पहले इंटरिम सेटअप को डायरेक्टिव भेजा जब अहमद बिलाल सूफी लॉ मिनिस्टर थे। उनको कहा गया कि आप आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग जो है वो इंस्टीट्यूट करें। इंटरिम गवर्नमेंट ने ये कहा, उस वक्त अहमद बिलाल सूफी जब लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जनाब हम ये फैसला आने वाली हुकूमत पे छोड़ दें। तो फिर आने वाली हुकूमत को भी एक तरह से मजबूर किया गया। नवाज शरीफ साहब के घर का मामला थोड़ी है डॉक्टर साहब, आइन की पामाली हुई है, आइन की 2 दफा ऐसी तैसी कौन तो अभी 1 दफा ऐसी तैसी फेरने पे ली गई है। घर का मामला तो नहीं था ना नवाज शरीफ साहब का। आते हैं आइन की पामाली, आपकी बात सही है, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि आइन को 3 नवंबर को पामाली हुई। अब ये देखने की जो बात है, पहले हम जो पूरी गुफ्तगू कर रहे थे कि जो कुछ हो रहा था में, पामाली तो 12 अक्टूबर को हुई, 12 को भी हुई देखिए, और 3 नवंबर को भी हुई। मगर कॉन्टेक्स्ट क्या था कि जनरल मुशर्रफ एक तरफ तो वर्दी उतारने पर आमादा हो गए थे, इलेक्शन का इनेकाद करवा रहे थे, और एक हेड ऑन कोलिजन इस न्यूज अपडेट चीफ जस्टिस
اور مشرف کی اس وقت تھی. سپریم کورٹ ایک اپنے آپ کو ری اسرٹ کری تھی اور وہ ملک میں ایک پولرائزیشن ایک لاک تھا. یہ تو دیکھیں اب تاریخی ہسٹورینز بھی یہ لکھیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں, جو تالی ہوتی ہے وہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے, میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چلیے مان بھی لی جائے کہ آئین جو ہے وہ اس کی وائلیشن ہوئی ہے اور اس کے لیے مان بھی لیا جائے کہ ہوئی ہے وائلیشن. رضا یہ تو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. 100% ہوئی ہے اور چلے مان لیا جائے کہ ان کو سزا بھی اس کی ملنی چاہیے. لیکن پاکستان کے جو انتہا پسند ہیں پورے کے پورے A to Z, کوئی انتہا پسند گروپ A B C ہو, وہ مشرف کے وہ خون کے پیاسے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ نہ بھی پھانسی کی ہو تو ہم بم سے گرا دیں, ہم یہ کر دیں, اڑا دیں. اب ان حالات میں اگر جنرل مشرف کا ٹرائل اپنے کنکلوژن تک پہنچتا ہے تو کیا یہ پاکستان میں انتہا پسندی کی جو اس وقت لہر ہے یہ اس کو تقویت نہیں ملے گی؟ لیکن تقویت ملے گی نا, بالکل تقویت اس لیے ملے گی کہ اس کے جو ان انٹینڈڈ پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں جس کو حکومت نے نہیں سوچا, اس سے اسلامسٹ اور پاکستان کے انتہا پسند جو طاقتور ہوں گے, جو سمجھتے ہیں کہ مشرف نے 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ اتحاد کر کے امریکہ کی جنگ میں ہمیں جھونکا, ان کا یہ خیال ہے کہ مشرف نے جھونکا اور ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے, ہم افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے یا ملا عمر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے, یا نیوٹرل رہتے, یا اپنی ایئر سپیس نہ دیتے, اپنے ایئر بیسز نہ دیتے, ڈرون سٹرائکس کی پرمیشن نہ دیتے, جرأت کا مظاہرہ کرتے, آنر کا مظاہرہ کرتے جیسے کہ ایران نے کیا. یہ سب فلاڈ انٹرپریٹیشنز ہیں ہسٹری کی. اور یہ پاکستان میں جو ڈیبیٹ اس موقع پہ ہو رہی ہے, یہ ڈیبیٹ صرف سیاسی نہیں ہے, یہ سینس اور نان سینس کے درمیان میں بھی ڈیبیٹ ہے. یہ ایک ڈیجیٹل ڈیوائیڈ ہے جس میں بیوقوفوں کے اور احمق ایک سائڈ پہ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیتے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا 9/11 کے بعد کہ ہم امریکہ کا ساتھ نہ دیتے. امریکیوں کو چاند ماری کرنے کے لیے افغانستان میں کچھ نہیں ملا, لیکن ہمارے پاس سٹیل ملز بھی تھی, نیوکلیئر پلانٹس بھی تھے, ڈیمز بھی تھے, فیکٹریز بھی تھیں, انڈسٹریل اسٹیٹس بھی تھیں. بھائی بالکل بالکل, ان کی بمباری سے تو ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جس طرح کی چاند ماری انہوں نے سربیا میں کی ہے بالکل یا عراق میں کی ہے, وہ ہماری اینٹ سے اینٹ بجا سکتے تھے. میں نیو یارک میں تھا, مجھے پتا ہے کہ امریکہ میں بڑا غصہ تھا, ان کو ایک ٹارگٹ چاہیے تھا. اس وقت جو کوئی بھی ہوتا, مجھے پورا یقین ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے, محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر ہوتی, ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی کہ پاکستان کی ریاست کو امریکہ کے غیظ و غضب سے بچایا جائے. اور اس میں ہم نے جو ڈیسیجن کیے وہ سیلفش بھی ہیں کہ آپ نے طالبان کو سیکریفائز کر دیا, آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, لیکن آپ کی آپشن تھی کہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, یا اپنے آپ کو بچانا ہے. اپنے آپ کو بچانا. سب سے دیکھیں نا, اہم بات یہ کہ ہندوستان اس وقت امریکہ کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں موقع تو دیں, ہم ان کو ٹھیک کرتے ہیں. بالکل صحیح. ان کا نیریٹو سارا یہ تھا کہ انہوں نے کہا لائف لانگ ایک اپرچونٹی 71 کے بعد آ رہی ہے. اور جنرل مشرف نے, میں سمجھتا ہوں آپ, بلکہ مشرف نہیں, آرمی ایز این انسٹیٹیوشن جو سیکیورٹی ایپریٹس تھا, انہوں نے پاکستان میں اس وقت ایک بڑی انٹیلیجنٹ انٹرونشن کی کہ انہوں نے انڈیا کو, کیونکہ ان کی ساری گیم سے فائدہ نہیں اٹھانا. ہاں, ان کی گیم تو دیکھیں نا ہندوستان کی ہے, آپ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ساری. انہوں نے وہ اس کو بھی ناکام کر دیا. یہ یہاں پہ بات نہیں ہوتی. اور میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیے یہ جو ٹرائل ہے یہ صرف ایک قانونی آئینی مسئلہ نہیں رہا, یہ ایک سیاسی پاکستان کا وجودی مسئلہ بنتا جا رہا ہے. بیکاز میں بالکل یہ آرگیو نہیں کر رہا, سیاسی مسئلہ بالکل ہے. ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہی فرما دیا کہ اس کا حل بھی سیاسی ہوگا. تیارہ کھڑا ہے, خور ہو جائیں گے وہ, تو پھر اگر یہ مسئلہ اتنا سیدھا اور سمپل ہوتا جتنا کہ بعض لوگ ہمیں بتاتے ہیں, تو محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ جنہوں نے مشرف کی ہمیشہ کھل کے مخالفت کی, وہ کبھی مشرف کے حلیفوں میں نہیں رہی, ٹھیک ہے, اور وہ ملٹری میں بھی کوئی پاپولر نہیں ہے. وہ بنگلہ دیش بھی جاتی ہیں, وہاں جا کے وہ معافی بھی مانگتی ہیں, وہ پاکستان کی آرمی کے خلاف بھی بات کرتی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اگر اس قسم کا فارسیکل ٹرائل جو ہے, اس قسم کا کینگرو پروسیس جو ہے, اگر یہ آگے جائے گا, اس میں اگر کوئی سزا ہوگی, تو اگلا جو آمر یہاں پہ آ کے بیٹھے گا وہ 20-21 برس کے لیے یہاں پہ بیٹھے گا, اور وہ یہاں پہ جائے گا نہیں, پوری شکل چینج کر دے گا. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا دیکھیے کہ آئی رحمان صاحب نے 1 یا 2 دن آرٹیکل لکھا, ڈان میں ایک آرٹیکل لکھا جس کا شروع انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ دیکھیں, لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ اب ایک ڈکٹیٹر کو سزا نہیں دینا جا رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیموکریسی کو سپورٹ کھل کے نہیں کر رہے. لیکن اس نے کنکلوڈ کیا, انہوں نے کہا کہ جو ساری ڈیبیٹ ہوئی ہے گزشتہ 1 مہینے کی, اس سے 3 چیزیں پتہ چلی ہیں. ایک چیز یہ پتہ چلی ہے کہ
मुशर्रफ को सजा देने में कोई कंसेंसस पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन में नहीं है। पब्लिक ओपिनियन स्प्लिट है और आमिर जो हैं वो स्प्लिट पब्लिक ओपिनियन से ज़रूर सजाएं दे सकते होंगे, लेकिन एक जमहूरियत इस तरह से प्रोसेस नहीं कर सकती है। चुनाचे इस केस को अब इस स्टेज पे रोक देना चाहिए, ये केस अब प्रोसीड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि अकेले एक फौजी को, डिक्टेटर को पकड़ लेना और उसके साथ वो तमाम सियासी ताकतें, सियासी लीडर जो खड़े रहे, हमेशा हर दौर में खड़े रहे, यानी आप देखिए 1979 के बाद किस किस ने जनरल ज़िया उल हक का साथ नहीं दिया है, पूरा रजीम। आप उनको छोड़ दें, आज PMLN में 80 के करीब तीसरा इनका पॉइंट जरा MNAs जो है, तीसरा पॉइंट ये है, उन्होंने कहा कि ये भी बात साबित हो गई है कि आर्टिकल 6 को री-एडिट करना, एडिट करना, नए तरीके से लिखना, ये कोई हल नहीं है। हल सियासी प्रोसेस है। आप अगर पाकिस्तान में कू का रास्ता रोकना चाहते हैं, मिलिट्री इंटरवेंशन का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो आपको पॉलिटिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और सिर्फ मैंने ये ऐड करना है, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया है। ये एक गलत रास्ते पे वो चले गए। बलोचिस्तान में वो चाहते तो PMLN हुकूमत बना सकती थी, वो चाहते तो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान को मौलाना फजल रहमान की मदद से बाहर रख सकते थे, वो चीची उंगली के इशारे से आज़ाद कश्मीर की PPP की हुकूमत ख़त्म कर सकते थे। इनफैक्ट उन्होंने एक हुई मूव आज़ाद कश्मीर में PPP की हुकूमत को ख़त्म करने की, जिससे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ज़ाती तौर पर इंटरवीन करके नाकाम बना दिया। तो उन्होंने एक बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया है। यहाँ पे एक गलत रास्ते पे वो फंस गए हैं रिवेंज के चक्कर में, और हमारा एक मीडिया की हैसियत से ये जिम्मेदारी बनती है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम फेल हो जाएंगे अपनी जिम्मेदारी में अगर हम हुकूमत को ये फीडबैक प्रोवाइड ना कर सकें कि सर इस गलत रास्ते से निकल आए, ये क्लोज रोड है, ये कहीं नहीं जाता। ये जिस आर्टिकल का आप जिक्र करें, मुझे एक ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि देन अगेन वही मेरा फेवरेट जुमला, जोर से कमेंट आ रहा है, रोक नहीं सकती क्योंकि फिर खिचड़ी मच जाएगी दिमाग में। पब्लिक ओपिनियन जो है वो आपने कहा कि सेपरेटेड है, अभी स्प्लिटेड है, वो इसलिए क्योंकि हमारी तो पब्लिक ही कंफ्यूज है, थैंक्स टू हमारे सियासतदान। क्योंकि एक सेक्शन है जो कि प्रो मुशर्रफ है, एक सेक्शन है जो कि एंटी मुशर्रफ है, उसकी भी डिफरेंट डिबेट्स है। तो पब्लिक की तो आप बात ना करें क्योंकि वो तो कंफ्यूज है। नंबर 2 कि एक डिक्टेटर को पकड़ लेना और एक डिक्टेटर के खिलाफ ट्रायल करना या उसको सजा देना, आर्टिकल 6 का एक और पार्ट भी है। आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन एक और पार्ट भी है कि जो जिन्होंने उनका साथ दिया है, एग्जैक्टली, उनको भी उसमें लिया जाए। जानूंगी आपका जवाब। आई नो यू वांट टू से समथिंग, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हमारी जारी है डॉक्टर मोहित पीरजादा एंड ऑफ कोर्स आवर वेरी ओन रज़ा रूमी। ब्रेक के बाद आपको एक दफा फिर से सीधी बात में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए दोबारा चलते डॉक्टर मोहित की तरफ। तो डॉक्टर साहब, ये अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो कुछ अभी हो रहा है, देखें सिविल मिलिट्री जो है बैलेंस वो शिफ्ट भी हो रहा है, जैसे हमने पहले बात की, हो रहा है, उसको शिफ्ट होना भी चाहिए, उसको होना भी चाहिए। मगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि और भी दुनिया के ममालिक हैं, टर्की है, मिस्र है और दीगर साउथ ईस्ट एशिया में भी है, जहाँ पे अफवाज का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सियासी रोल रहा है। और मिस्र को अगर आप देख लीजिए कि एक बाकायदा पॉपुलर प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने के बाद भी वहाँ पर फौज दोबारा हुक्मरानी कर रही है, और 1 साल के अंदर आप उसको पाकिस्तान और मिस्र की सिचुएशन में कुछ पैरेलल्स हैं? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी है मिस्र की एग्जांपल पाकिस्तान के लिए। ये और बात है कि पाकिस्तान में लोगों ने इसके ऊपर गौर नहीं किया कि इजिप्ट के पॉलिटिकल लेसन्स क्या हैं। देखिए, इजिप्ट में डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी जो हैं वो 63% के करीब पॉपुलर वोट लेते हैं, और एक दिन के इलेक्शन नहीं लेते, बल्कि ये एक मल्टी स्टेप इलेक्टोरल प्रोसेस है जो कई हफ्तों और महीनों तक चलता है। सही। जिसके नीचे में मुस्लिम ब्रदरहुड सलाफी जो हैं वो 61 से 63% पॉपुलर वोट ले लेते हैं। उनके मुकाबले में जो डिफरेंट ऑपोजिशंस हैं उनमें से किसी के पास भी 10%, 12%, 23% से ज़्यादा वोट जो है वो नहीं है। लेकिन उनकी सारी की सारी ऑपोजिशन जो है वो उनसे इतनी खौफजदा होती है, यानी इतनी पोलराइज हो जाती है, इंतहा पसंदी की तरफ चली जाती है, जिसमें कॉप्टिक चर्च है, 10% आबादी कॉप्टिक चर्च के पास है, लिबरल्स हैं, वेस्टर्नाइज तबका है, कि वो आर्मी को इतनी सपोर्ट मिल जाती है एक पोलराइज सिचुएशन के अंदर, और बैरूनी ताकतें हैं जिसमें इसराइल है, अमेरिका है, कि वो सपोर्ट करते हैं, जिसके नतीजे में एक इंतहाई डिजोर इलेक्टेड लेजिटिमेट गवर्नमेंट को ना सिर्फ हटाया जाता है बड़ी बेदर्दी के साथ, सड़कों पे क्राउड आ जाते हैं। लेकिन अब क्राउड तो कोई इलेक्टोरल नहीं है, आप गिनते नहीं कितने, क्राउड तो आ गया, चंद लाख रुपए का, चंद लाख का क्राउड आ गया। उसके बाद आप देखें, हम लोग भी ये सोचते थे स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कि भाई ये इस्लामिस्ट हैं, इनका जोशो वलवला है, जनून है, इनकी बहुत बड़ी सियासी तंजीम है और ये फ़ौज को बहुत बड़ा वक्त पड़ जाएगा। लेकिन आप देखें कि एक दिन में 3000 आदमी जो हैं उन्होंने मार दिए, सड़कें उन्होंने खून से जो हैं वो रंगीन कर दी हैं। यहाँ से इससे लेसन क्या निकलता है? लेसन निकलता है कि किसी भी पॉलिटिकल फील्ड में अगर आप शार्प पोलराइजेशन पैदा कर देते हैं,
इलेक्शन जीतना बेमानी हो जाता है। पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि आपने इलेक्शन जीता तो शायद आपने वो मुमलिकत को फतह कर लिया है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन महज आपको मैंडेट देता है पॉलिसीज बनाने के लिए, वो आपको पूरे माशरे को तब्दील करने का मैंडेट इलेक्शन से नहीं। क्या हम भी पोलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आपके ख्याल से? ये जो ट्रायल बढ़ रहा है, जो नवाज शरीफ साहब और इनकी गवर्नमेंट की जो मंशा है कि ये इसका कुछ एहतसाब हो इस 99 के और बाद में 3 नवंबर के अमल का, तो क्या हम भी पोलराइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं? देखिए, हम इजिप्ट से तो बहुत आगे, ठीक सियासी तौर पे हम बांग्लादेश से भी बहुत आगे। ये बड़ी पोलराइज सोसाइटीज़ हैं, अगर आप इनकी तारीफ बिल्कुल बिल्कुल। हम अल्लाह के फजल व करम से इजिप्ट से सियासी तौर पर बहुत आगे हैं, प्लूरल हैं, काफ़ी प्लूरल हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ उस तरह की नताइज नहीं निकलेंगे। लेकिन इस पूरे केस से अगर आप पिछले 1-2 माह की डिबेट देखें तो हमारे यहाँ पोलराइजेशन बढ़ी है। अगर आप देखें, पाकिस्तान आर्मी में 5 लाख लोग तकरीबन सर्व करते हैं। सही है। हर आदमी कम से कम 10 तो लोग हैं ना उसके घराने में, मियाँ बीवी, बच्चे, माँ बाप, कजन्स, बहन भाई। तो अब देखें 50 लाख लोगों को तो आपने वैसे ही पोलराइज कर दिया, सीधा पोलराइज कर दिया आपने, ठीक है। ये 50 लाख मिडिल क्लास के लोग हैं जो शोर मचा रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा। कराची में सब तो मुशर्रफ सपोर्टर सब नहीं है, चलिए मैं सब नहीं है तो उनमें से 80% होंगे। मुशर्रफ साहब के कितने सपोर्टर्स थे वो जब मुशर्रफ साहब आए थे तो उनको एयरपोर्ट पे पता चल गया था। नहीं, मुशर्रफ साहब तारीख की अपनी इनिंग खेल चुके हैं, उनका कोई रोल नहीं है तारीख में। उन्होंने पाकिस्तान आके सियासी जमात बना के बड़ा अहमकाना काम किया, उनका एक डिल्यूजन था। ये जो लोग उनकी हमायत में आवाज़ उठा रहे हैं वो इसलिए नहीं उठा रहे कि वो समझते हैं कि मुशर्रफ साहब का कोई सियासी मुस्तकबिल है, ये और वजूहात से वो समझते हैं कि एक नाइंसाफाना प्रोसेस हो रहा है और वो समझते हैं कि गलत हो रहा है और उनकी आइडेंटिटी के ऊपर एक हिट हो रही है, वो समझते हैं कि आर्मी के खिलाफ ये प्रोसेस हो रहा है। एक चीज़ फिर देखिए, कराची का शहर जो है वो मुशर्रफ साहब की वहाँ पर बड़ी मकबूलियत है, इसलिए नहीं कि वो कोई कराची का उनको नाज़िम बनाना चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, वो एक एथनिक सी फीलिंग वहाँ पे है जी, महाजिर आइडेंटिटी जो है। मुझे दर्जनों सैकड़ों कॉल्स आई हैं कराची से। आप ये भी देख लें कि मीडिया में जितने कराची रिलेटेड सेक्शंस हैं, आप उनकी फीलिंग देख लें। मैं लोगों के नाम जो है वो नहीं लेना चाहता। अरे मुझे हमारे लाइव कॉल्स, हमें रोजाना 5 लाइव कॉल्स आती हैं कि वो महाजिर होने की सजा दी जा रही है। और अल्ताफ हुसैन साहब ने जो 2-3 दफ़ा बहुत सख्त इस पे पोजीशन ली है, उसकी वजह ज़ाती मोहब्बत और प्यार नहीं है, उसकी वजह भी यही है कि उनकी जमात जो कि कराची की ग्रास रूट जमात है, वो महसूस करते हैं कि कराची के अंदर एक इस्तिराब की फीलिंग है। तो अगर आप कराची को पोलराइज कर दें, पाकिस्तान की मिडिल क्लासेस में ये केस बड़ा अनपॉपुलर है, कॉर्पोरेट सर्कल्स में, मल्टीनेशनल सर्कल्स में बड़ा अनपॉपुलर है, और फिर आप देखिए कि आर्मी के अंदर बड़ा अनपॉपुलर है, तो आप गेन क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान में अगर इतनी पोलराइजेशन पैदा करते हैं। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PMLN की गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को अभी बहुत से चैलेंजेस हैं। उनका चैलेंज है टेररिज्म का मुकाबला करना, कम से कम 2 या 3 इंसर्जेंसीज चल रही हैं, उनका मुकाबला करना है, एनर्जी की क्राइसिस को सॉल्व करना है, हिंदुस्तान के साथ ट्रेड के इशूज़ को रिजॉल्व करना है ऑन एन ऑनरेबल बेसिस, अफगानिस्तान के साथ जो अमेरिकन विड्रॉल है। तो हर जगह PMLN की हुकूमत को अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड करना पड़ेगा, गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे मुल्क के इंटरेस्ट में। ये फैसला एक फजूल में एक डायरेक्शन में वो चल पड़े हैं, वो फैसले ज़्यादा अहम फैसले हैं जो उनकी 5 साल की परफॉर्मेंस और लेगेसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो लेकिन फिर मोहित साहब ये बताएं कि फिर एहतसाब कैसे होगा? देखें, कभी तो पाकिस्तान में कोई वक्त आएगा कि अगर फर्ज कीजिए कि जो एहतसाब तो सियासी प्रोसेस से होगा जी, तो हाँ, लेकिन वो मतलब सियासी प्रोसेस देखें ना, फिर ये तो यही जो आम तासुर होगा वो यही होगा कि वंस अगेन एक फॉर्मर आर्मी चीफ जो हैं, आप उनको ट्राई नहीं कर सकते, जबकि आप वज़ीर आज़म हो, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट। देखिए, आप फॉर्मर आर्मी चीफ को इसलिए नहीं कर सकते। देखिए, जब जनरल ज़हीर इस्लाम अब्बासी जो थे, उन्होंने जब कू करने की कोशिश की मोहतरमा बेनज़ीर के खिलाफ, तो उस वक्त की मिलिट्री ने ही उनको पकड़ लिया और उनका ट्रायल हो गया। इससे पहले भी एक जनरल अकबर ट्रायल है, वो भी रहे। देखिए, वो जो हैंस कैल्सन की थ्योरी है ना कि जब एक रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर क्रिएट कर देता है। जनरल मुशर्रफ ने 1999 के अंदर एक पॉपुलर सपोर्ट से एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो उन्होंने खड़ा कर दिया था उस वक्त। ये एक सियासी इशू है, ये उस तरह का क्राइम नहीं है जैसे मर्डर होता है या रेप होता है या पीडोफिलिया है, ये एब्डक्शन है। इसको लोग इसको गलती से उस तरह से ट्रीट करते हैं। ये वो क्राइम नहीं है। अगर वो क्राइम कोई जनरल करे, अगर जनरल मुशर्रफ ने वो क्राइम फॉर करप्शन का चार्ज होता कि जनरल मुशर्रफ ने कई बिलियन रुपए बना लिए, उनका बेटा बैठ के कारोबार चला रहा था, उसने कई कंपनियां बनाई, या ऑयल में पैसे खा गए, या डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में, टैंक खरीदे में, तो फिर आप जनरल फिर उस सूरत में आप ज़ाहिर है आप जनरल्स का ट्रायल कर सकते हैं। पैसे तो उन्होंने कमाए हैं, हमें नहीं पता।
बिल्कुल, ये तो सारी मौजूद है यूएई के अंदर, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के पैसे मौजूद हैं। एनीवेज, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि परवेज मुशर्रफ साहब फिर पेश क्यों नहीं हो रहे खसूसी अदालत? देखिए मेरा ख्याल है परवेज मुशर्रफ के पेश ना होने की, देखिए पहली तो बात है कि परवेज मुशर्रफ बाकी तमाम अदालतों में तो सेशन कोर्ट्स में भी पेश होते रहे और जाके जज होना चाहिए कि वो कराची में भी पेश हुए, यहाँ हाई कोर्ट में भी पेश हुए, सेशन कोर्ट में भी पेश हुए, जमानत लेने के लिए भी पेश हुए और कई दफ़ा पेश हुए। पर वो कंपैरेटिवली इजियर केसेस थे, हालांकि हड्डी ये वाला केस था। सवाल पहली बात तो है कि पेश होते रहे, इस कोर्ट पे उनके वकला को एतमाद नहीं है, ये बात बड़ी क्लियर है कि उनके वकला बार बार ये कह रहे हैं, उनको ये लगता है कि ये कोर्ट जो है ये फ्लॉड है, ये फार्सिकल है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुल के लगा रहे हैं, तो ये जनरल मुशर्रफ का जब हमने इंटरव्यू किया था 29 दिसंबर को पिछले बरस, तो उन्होंने कहा था जी मुझे तो यानी कोई उनका ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा मुझे पर्सनल तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरे वकीलों की थिंकिंग है कि हमें भी पेश नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ लीगल स्ट्रेटजी कि वो पेश नहीं हो रहे, ये कोई डिसरिस्पेक्ट इशू नहीं है, वरना अगर डिसरिस्पेक्ट इशू होता तो फिर सेशन कोर्ट के सामने जनवरी को जो मेडिकल रिपोर्ट पेश होती है खसूसी अदालत के सामने और अदालत ये कहती है कि ठीक है जी, जो टैक्सेस के डॉक्टर हैं उनको उनका पेशेंट वापस कर दिया जाए, तो तब भी मुशर्रफ ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल कर जाते हैं तो फिर नवाज शरीफ साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा और लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं होगा इफ द खसूसी अदालत डिसाइड। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि लास्ट मिनट है तो आई हैड टू आस्क प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनके रुफ़क़ा कार ने अपनी जान से ये केस हटा के कोर्ट के ऊपर डाल दिया। कोर्ट इसको डाल रही है डॉक्टरों पे, डॉक्टर डाल रहे हैं साइंटिफिक चीज़ों के ऊपर, हो सकता है AFIC वाले इसमें डालें अमेरिका की रिपोर्टें। ये इसका हल इन तमाम चीज़ों का, यानी ये कोई मेडिकल साइंस की बेसिस पे नहीं होगा, ना लीगल पॉइंट्स पे होगा, इसका हल इन दी एंड निकलेगा पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज की शक्ल में, उसकी पॉलिटिकल विजन डेवलप करेगी। अच्छा, वो लास्ट मिनट पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज बता दीजिए, परवेज मुशर्रफ साहब फिर जाएंगे अमेरिका या फिर कुछ होगा? देखिए फाइनल पॉइंट, सीधी बात करनी है। मेरा ख्याल है हो सकता है कि कोई इंडाइटमेंट हो जाए, उनकी एब्सेंस में केस चलता रहे। परवेज मुशर्रफ मुझे नहीं लग रहा कि अदालत में पेश होंगे या कोई बहुत देर तक केस उस तरह से चलेगा जिस तरह से बहुत से लोगों की ख्वाहिश है। रज़ा, फाइनल वर्ड मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर मोहित पीरज़ादा से बातचीत के बाद नाजरीन यकीनन हम इस फैसले पे तो पहुंचे हैं कि ये जो इस वक्त मुशर्रफ ट्रायल हो रहा है इसका कोई ना कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलना पड़ेगा, क्योंकि इससे मुल्क में पोलराइजेशन जो है उसमें भी इजाफा हो सकता है और इसके साथ साथ दीगर जो हमने अवामिल पर रोशनी डाली वो भी खतरात पाकिस्तान को लाक हो सकते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हमें एहतसाब और जमहूरियत की बका और उसको मुस्तहकम करने का जो अज़्म है उसको छोड़ देना चाहिए। उसके लिए हमारे सियासतदानों को, हमारे सोचने समझने वाले जो तबका फ़िक्र है उसको गौर करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में किस तरह से एहतसाब के अमल को एक्चुअली आगे बढ़ाया जाए और जो कि वो वन मैन ट्रायल ना बन जाए, जिससे कि इंसाफ के तकाज़ों जो है वो मजरू ना हो। मेरे ख्याल से ये काफ़ी पेचीदा सवाल है। नथिंग इज अबव द लॉ, नो पर्सनालिटी, नो इंडिविजुअल इज अबव द लॉ। इसी नोट पर आपसे इजाजत चाहेंगे। हमें देखना मत भूलिएगा मंडे टू फ्राइडे 11:05 पर, ओनली ऑन कैपिटल टीवी। खुदा हाफिज़।